हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 12 और 13 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बाइको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में बाइको फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस में जो फेस्टिवल है और डांस फॉर्म्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो बाइको फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद, which Indian institute has ranked as top research university in the world in QS World University Ranking 2023? 2023 की QS World University रैंकिंग में किस भारतीय इंस्टीट्यूट ने भारत में टॉप किया है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये है अपना IISc बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने जो 2023 की यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप किया है, भारत में टॉप किया है। उसके बाद, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द वर्ल्ड इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? आपसे ये पूछा गया है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड में टॉप किया है? वर्ल्ड में टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। यानी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, MIT बोलते हैं इसको, ठीक है। तो MIT ने यहां पर वर्ल्ड में टॉप किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। उसके बाद, हु इज द चेयरमैन for the restructured advisory committee on mutual fund by Securities and Exchange Board of India सेबी? यानी सेबी के द्वारा रिस्ट्रक्चर्ड एक एडवाइजरी कमेटी रहेगी म्यूचुअल फंड पर, उसके चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती हैं, तो अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये एक रिस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी रहेगी म्यूचुअल फंड पर, और ये सेबी के द्वारा बनाई गई एक कमेटी है। इसके चेयरमैन रहेंगे अपने ऊषा थोराट। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, ऊषा थोराट। उसके बाद, who has been appointed as director of the Asia and Pacific Department ADP of International Monetary Fund IMF? IMF की एक सब्सिडरी क्या है? एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है, एडीपी है। तो एडीपी के नए डायरेक्टर कौन बनेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो एडीपी के नए डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये है अपने कृष्णा श्रीनिवासन को। यानी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज secured a spot at the 2024 Paris Paralympic after winning the gold medal in the para shooting World Cup in women's 10 मीटर एयर राइफल? देखिए, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली, कहां पर ये जीता है? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, ठीक है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी है, ठीक है, जिन्होंने 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में अपनी जगह बना ली है? तो ये है अपनी अवनी लेखरा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने पेरिस में होने जा रहे पैरा ओलंपिक्स दो जो कि 2024 में आयोजित किए जाएंगे, इनमें अपनी जगह बना ली है। अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, who has been appointed as the ambassador for the season of culture which marks the 75th anniversary of India's independence? यानी जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है उसको मार्क करने के लिए एक इवेंट घोषित किया गया है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसको कहा जाता है द सीजन ऑफ कल्चर। तो इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं AR रहमान। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, AR रहमान यहां पर क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे द सीजन ऑफ कल्चर के, ठीक है। उसके बाद, द आयुर्वेदा आहार लोगो वाज लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, नेम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, हाल ही में
जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने आयुर्वेदा आहार के लोगो को अनवील किया है और ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर किया है। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेजन पर आयुर्वेदा आहार के लोगो को लॉन्च किया है अपने हेल्थ मिनिस्टर ने। तो आपको बताना है कि हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के कौन है। तो ये है मनसुख मांडविया। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया। उसके बाद नासा इज set to launch a mission called Da Vinci mission. The mission will fly by Venus and explore its harsh environment in which year? आपको बताना है ईयर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2029। ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए नासा 2029 में एक मिशन लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है द विंसी मिशन। और ये मिशन क्या करेगा, जो वीनस अपना प्लेनेट है उसको एक्सप्लोर करेगा और वहां के जो हार्श एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ये जो मिशन है ये 2029 में लॉन्च करेगा नासा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई है, यानी 2029 में नासा द विंसी मिशन को लॉन्च करेगा। उसके बाद द बुक लोकतंत्र के सवर एंड द रिपब्लिकन एथिक्स हैविंग सिलेक्टेड स्पीच ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फेमस पर्सनैलिटी के इंपोर्टेंट स्पीचेस को कलेक्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है और एक बुक का नाम दिया गया है लोकतंत्र के सवर और द रिपब्लिकन एथिक्स। तो आपको बताना है इन दो किताबों में किस फेमस पर्सनैलिटी के भाषणों को जोड़ा गया है। तो ये है अपने रामनाथ कोविंद। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ के इंपोर्टेंट भाषणों को जोड़ा गया है लोकतंत्र के सवर और द रिपब्लिकन एथिक्स किताबों में। दो किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, members of European parliaments have voted to ban the sale of new petrol and diesel cars by which year? आपको यहां पर बताना है कि किस साल तक यूरोपियन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, यूरोपियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया है कि वो 2035 तक सारे डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं उनको बैन कर देंगे। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2035, 2035 तक यूरोपियन कंट्रीज में जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मली एक्नॉलेज द पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन? निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है अपना हिमाचल प्रदेश। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक, बिम्स्टेक हैज सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी डैश एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिम्स्टेक डे। बिम्स्टेक डे पर क्षेत्रीय संगठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपको बताना है कि ये कौन सी वर्षगांठ थी, ठीक है। तो ये थी अपनी 25वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पर जो बिम्स्टेक की 25th एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है। तो आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक ने 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। उसके बाद who has been given the additional charge of प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पदभार है वो किनको दिया गया है? ठीक है, अतिरिक्त पदभार, ये अतिरिक्त पदभार रहेगा, ये दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, मयंक कुमार अग्रवाल अब प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन लॉन्च द ऑफिशियल लोगो एंड मास्कोट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कोट? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन ने जो 44वें चेस ओलंपियाड है उसके लिए मास्कोट को अनवील किया है। तो आपको बताना है कि मास्कोट का नाम क्या है। तो मास्कोट का नाम है थम्बी। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, वो
मतलब जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, थाम्बी। ठीक है, थाम्बी इस मास्कोट का नाम रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 12 और 13 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को। पहली न्यूज है ईज 5.0 जो कि कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है, ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, द ईज नेक्स्ट ये एक प्रोग्राम है जिसका जो एक वर्जन है ईज 5.0 उसे लॉन्च किया गया है। और जो ये ईज 5.0 ये कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है जो कि डिजाइन किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, इनको हेल्प करने के लिए। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, और ये हाल फिलहाल में इसका जो 5th वर्जन है 5.0 है, ईज 5.0 है, उसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में निर्मला सीतारमन के द्वारा ही। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ये संजय मल्होत्रा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ये निर्मला सीतारमन है। तो आपके लिए ये दोनों फेमस पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जून। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद अगर डिटेल पढ़े तो 12 जून मार्क किया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अंडर द थीम क्या थी? इस दिन की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर इस साल की जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है उसकी थीम रही थी। ठीक है, ये थीम आपसे पूछी जाती है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे डे नहीं पूछा जाए लेकिन आपसे थीम पूछ ली जाए। तो हर इवेंट की, हर डे की, कोई भी इंटरनेशनल डे होता है उसकी थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल कह सकते हैं, लेकिन थीम आप याद रख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम थी। ठीक है, जो कि 12 जून को मनाया गया। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को लॉन्च किया था 2002 में। ठीक है, 2002 में इस दिन को यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में शुरू किया था। अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं गाय राइडर, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो ये जो आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन पर है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछे जाते हैं तो आप ये अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पॉलीवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। क्या न्यूज है देखते हैं। जो मिशिगन यूएसए बेस्ड आईटी सर्विस है और आईटी कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम, आईडीएस। ठीक है, इसने अनवील किया है भारत के लिए भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को। ठीक है, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम, जो कि मिशिगन यूएस बेस्ड एक आईटी कंपनी है, आईटी कंसल्टिंग कंपनी है, इसने भारत के लिए भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक तरीके से अनवील किया है, इसको लॉन्च किया है, जो कि एक एकेडमिक ब्लॉकचेन रहेगी और कंजोर्टियम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक पॉलीवर्सिटी है जो कि एजुकेशनल मेटावर्स है। अब बात आती है मेटावर्स होता क्या है। देखिए, मेटावर्स एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और एक आईटी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाया जाता है। वर्चुअल यूनिवर्स का मतलब है, जैसे फॉर अगर हम एजुकेशनल मेटावर्स की बात करें तो हम वर्चुअल क्लासरूम सेटअप क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपके हेड पर एक हेडसेट लगाया जाएगा और उसके थ्रू आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा एक क्लासरूम को। ठीक है, आप घर बैठे एक डिवाइस की हेल्प से क्लासरूम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और एक तरीके से एक डिवाइस की हेल्प से आप जिस भी तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हैं, जिस भी तरीके के काम करना चाहते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेटावर्स एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी, पॉलीवर्सिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान क्या है, हमारे
एजुकेशन मिनिस्टर है तो धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE जितने भी उसके ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आपके लिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये आपको ध्यान रखना है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें एक तरीके से पॉलीवर्सिटी को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। ये सब जो AICT का जो मीटिंग हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, पॉलीवर्सिटी जो रहेगी वो इंडिया की लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स रहेगी, ठीक है। भारत में जो पहला और सबसे बड़ा मेटावर्स रहेगा, एजुकेशनल मेटावर्स रहेगा, वो पॉलीवर्सिटी रहेगी। एक तरीके से यूनिवर्सिटी, पॉली मीन्स मैनी और यूनिवर्सिटी मीन्स वर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी। तो पॉलीवर्सिटी कहां से बना है, मैनी यूनिवर्सिटीज, यानी आप ना बहुत सारे एकेडमिक्स यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस, ठीक है। एक क्लासरूम सेटअप किया जाएगा जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है अनिल सहस्त्रबुद्धे, ठीक है। वीरू सहस्त्रबुद्धे आप जानते हैं किसमें, 3 इडियट्स में। ऐसे ही जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरपर्सन है वो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी कर दिया है जिसमें इंडिया की रैंक 7वीं रही है, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी है, 7वीं। अगर इनके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको अंकटाड कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि इंडिया ने जंप कर दिया है एक पोजीशन, अब वो 7वीं पोजीशन पर है। किस लिए 7वीं पोजीशन पर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग 7वीं पोजीशन पर है। यानी जो भारत में जो FDI इनफ्लो है वो लगभग अगर उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देखी जाए तो भारत की रैंकिंग 7वीं है, यानी 7वीं पोजीशन पर भारत में FDI आता है, ठीक है, 7वें नंबर पर है भारत। अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन पर यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट है, US है, ये 367 बिलियन US डॉलर यानी 367 बिलियन US डॉलर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। ऐसे ही 181 बिलियन US डॉलर के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है और 141 बिलियन US डॉलर के साथ हांगकांग तीसरे नंबर पर है। ऐसे ही भारत 7वीं पोजीशन पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंकटाड की, यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में 30 दिसंबर को। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रबेका ग्राइनस्पैन है, रबेका ग्राइनस्पैन, ठीक है। तो आपके लिए ये अंकटाड के बारे में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस को, किसके लाइसेंस को कैंसिल किया है, मुधोल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बागलकोट, ठीक है, बागलकोट कर्नाटका के जो मुधोल कोऑपरेटिव बैंक है उसके लाइसेंस को RBI ने कैंसिल कर दिया है। इसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, देखिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में कैंसिल किया है लाइसेंस को, किसके, द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि बागलकोट कर्नाटका का एक बैंक है। इस बैंक के जो लाइसेंस है वो RBI ने कैंसिल कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं, क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने रीजन बताते हुए कि जो कैपिटल है वो सफिशिएंट नहीं है और अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं है इस बैंक के पास, तो उन्होंने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अगर हम बात करें तो 99% जो डिपॉजिटर हैं उनको पूरा हक रहेगा कि अब वो अपने फुल अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICG से, ठीक है। DIG से देखिए क्या होता है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है ये गारंटी देता है इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को, कि इन केस अगर
कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपका जो डिपॉजिट है उसकी फुल गारंटी हम देते हैं, आपको वो जो डिपॉजिट्स है वो आपको फुल मिलेगा, ठीक है, एक तरीके से 100% मिलेगा, उसकी गारंटी रहती है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इसने कहा है कि 99% जो डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका डिपॉजिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं DICGC के चेयरपर्सन की, तो ये है माइकल पत्रा और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुई थी। उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल ये अपॉइंट किए गए हैं एज ए UN चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी पर जो UN के चीफ एनवॉय हैं उनको उस रूप में अमनदीप सिंह गिल को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल, UN के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस ने अपॉइंट किया है एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल को एज ए एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी के एनवॉय, यानी एक तरीके से जो दूत हैं, टेक्नोलॉजी के दूत है, प्रौद्योगिकी के दूत हैं, उसके रूप में अमन सिंह गिल को चुना गया है। टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल डिजिटल कॉर्पोरेशन, जो इंटरनेशनल डिजिटल कॉर्पोरेशन है उसके प्रोग्राम की देखरेख के लिए अमनदीप सिंह गिल को एज ए एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा? एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। तो आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे अमनदीप सिंह गिल हैं ये फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव के, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अमनदीप सिंह गिल हैं, यानी ये जो जिनको अभी नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को, ये हाल फिलहाल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके? इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इन स्पेस को। इन स्पेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन सकती है। देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, यानी इन स्पेस, इंडियन, इन का मतलब इंडियन, ये है आपका स्पेस एंड प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर्स, ठीक है। ये एस्टेब्लिश्ड किया गया है अहमदाबाद में, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है इन स्पेस को अहमदाबाद में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन स्पेस कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? अहमदाबाद में। अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह भी इस सेरेमनी में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्कूल टीचर से वादनगर गुजरात में क्या किया है? विजिट किया है। अगर हम बात करें इसी इवेंट पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? एक ओपन किया है AM नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स एंड निराली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये दोनों हेल्थ केयर फैसिलिटीज को नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही नावसरी में क्या किया है? एक तरीके से इनोग्रेट किया है, ठीक है, तो ओपन किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं बोल रहा, करेक्ट न्यूज है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने 2 हेल्थ केयर सेंटर्स को लॉन्च किया है नावसारी में, ठीक है, नावसारी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एनजे ओझा अपॉइंटेड एज MG नरेगा ऑम्बड्समैन, ठीक है। ऑम्बड्समैन क्या होता है? एक तरीके से एक ऑफिसर होता है जो कि जितना भी करप्शन होता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में या डिपार्टमेंट में, तो उसकी देखरेख करता है। तो NJ ओझा को अपॉइंट किया गया है। देखिए, NJ ओझा को अपॉइंट किया गया है एज ए ऑम्बड्समैन फॉर 2 ईयर, 2 साल की टर्म के लिए, 2 साल के लिए NJ ओझा को ऑम्बड्समैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके ऑम्बड्समैन? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी MG नरेगा के जो ऑम्बड्समैन के रूप में NJ ओझा को क्या किया है? अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है? 30 दिन के अंदर, देखिए 30 दिन के अंदर जितनी भी मनरेगा के स्टाफ हैं या मनरेगा से संबंधित जितनी भी कंप्लेंट हैं
कंप्लेंट है उनको रिजोल्व करने के लिए 30 विद इन द 30 डेज, 30 दिन के अंदर रिजोल्व करने के लिए इस ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी अब मनरेगा से संबंधित कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उसको उसका निवारण 30 दिन में कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? ओम्बड्समैन के द्वारा, एनजे ओझा के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। अब ये एमजी नरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहीं ना कहीं राइट टू वर्क को फुलफिल करती है। ठीक है, हमारा जो राइट टू वर्क है उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है YSR यंत्र सेवा स्कीम। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने यंत्र सेवा YSR यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंडर क्या है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया है YSR यंत्र सेवा स्कीम। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रैक्टर्स का और कंबाइन हार्वेस्टर का, कंबाइन हार्वेस्टर का और ट्रैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए YSR एक यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहां के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें लगभग 3800 ट्रैक्टर्स और 320 कंबाइंड हार्वेस्टर्स को क्या है, एक सेंटर जिसका नाम है रायथू भरोसा सेंटर पर एक तरीके से अवेलेबल कराया जाएगा। रायथू भरोसा सेंटर पर लगभग 3800 ट्रैक्टर और 320 कंबाइन हार्वेस्टर को अवेलेबल कराया जाएगा। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के गवर्नर की तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है YS जगन मोहन रेड्डी। उसके बाद एक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इनको इलेक्ट किया गया है UNSC में। ठीक है, अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, एक्वाडोर को, जापान को, माल्टा को, मोजाम्बिक को और स्विट्जरलैंड को, इनको इलेक्ट किया गया। इन 1 2 3 4 5 देशों को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें इन 5 देशों को अपॉइंट किया गया है। ये नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रिप्लेस करेंगे इंडिया को, आयरलैंड को, केन्या को, मैक्सिको को, नॉर्वे को। देखिए, हाल ही में जो भारत का जो 2 साल की टर्म थी यूएन काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब भारत को रिप्लेस करने जा रहा है एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, यानी हर साल, हर 2 साल के लिए किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, अब हर 2 साल बाद कुछ कंट्रीज रिप्लेस हो जाती हैं, कुछ नई कंट्री ऐड होती हैं। तो अब ऐड होने जा रही हैं आपकी ये 5 कंट्रीज और रिप्लेस होने जा रही हैं इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड एडिशन ऑफ द DSPD एक्सीलेंस अवार्ड हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के जो सेकंड एडिशन है, कौन से, किसके, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के सेकंड एडिशन है, वो कराए गए हैं दिल्ली में। ठीक है, वो कहां पर हेल्ड कराए गए हैं? दिल्ली में हेल्ड कराए गए हैं। ठीक है, इसमें लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है उनके बहुत ही बेस्ट प्रयास के लिए, बेस्ट प्रयास के लिए स्किल डेवलपमेंट में। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही अथक प्रयास के लिए, बहुत ही अच्छे सर्वोत्तम प्रयास के लिए 30 डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड सेकंड एडिशन है, इन अवार्ड्स का सेकंड एडिशन है और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के जो अवार्ड्स हैं उनका दूसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हुए हैं और इसमें जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट प्लेस पर आया वो राजकोट है, जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ये है कचर डिस्ट्रिक्ट असम का और सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर आया है। तो पहले नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट आया है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के अवार्ड्स में,
वो आया है राजकोट। तो आपके लिए राजकोट डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, आपसे किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये धर्मेंद्र प्रधान है, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक के बारे में क्या न्यूज है? देखिए आईसीआईसी बैंक ने इसने पार्टनरशिप की है विद जेस्ट मनी, ताकि एक्सपेंड किया जा सके कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटीज को। ठीक है, जो कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटीज है उसको प्रमोट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है जेस्ट मनी के साथ। ठीक है, इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, अनाउंस किया है अपने पार्टनरशिप को। ये क्या है, डिजिटल ईएमआई पे यानी लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है। ये कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। ये काम करेगी परचेजिंग में, जो कि रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रहेगी। ठीक है, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या रिटेलिंग परचेज में अगर आपको कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी की आवश्यकता होगी तो आप आईसीआईसीआई बैंक के पास जा सकते हैं। इसने कोलैबोरेशन किया है जेस्ट मनी के साथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, 10 लाख तक की खरीदारी आप बिना कार्ड के कर सकते हैं, और 10 लाख तक की जो आपने परचेजिंग की है, 10 लाख तक की जो ट्रांजेक्शन हुई है, उसको विदाउट कार्ड, विदाउट क्रेडिट कार्ड आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें जेस्ट मनी के सीईओ की और फाउंडर की, ये है लिजी चैपमैन। लिजी चैपमैन इसके सीईओ और फाउंडर है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। उसके बाद इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल एनोकोवैक्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, एनोकोवैक्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। एनोकोवैक्स एक वैक्सीन है जो कि एनिमल्स के लिए रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है कंट्री का पहला होम ग्रोन यानी एक तरीके से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स। ये एनिमल के लिए रहेगी और ये डेवलप की गई है हरियाणा बेस्ड आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस, जो कि एक आईसीएआर है। ये हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है, इसने इनोकोवैक्स को डेवलप किया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इनोकोवैक्स को किस कंपनी ने डेवलप किया है और कहां की कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये एक हरियाणा बेस्ड आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस है, जिसने इनोकोवैक्स जो कि एनिमल्स के लिए कोविड-19 की वैक्सीन रहेगी, इसको डेवलप किया है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनोकोवैक्स एक इनएक्टिवेटेड सार्स-कोव-2 डेल्टा एक वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीन है ये न्यूट्रलाइज कर सकती है डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस को। ठीक है, डेल्टा और ओमिक्रॉन वायरस को ये इनएक्टिवेट कर सकती है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर की, इन्होंने हाल ही में कैनकोव-2 एलिसा किट को भी लॉन्च किया था। ठीक है, कैनकोव-2 एलिसा किट को भी लॉन्च किया था, और ये जो किट है ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, जो कि अगेंस्ट किसके हैं, सार्स-कोव-2 एनिमल्स के। यानी एनिमल्स में अगर हमें सार्स-कोव-2 डिटेक्ट करना है तो इस कैनकोव-2 एलिसा किट का एक तरीके से प्रयोग किया जाएगा, इसकी हेल्प ली जाएगी। ठीक है, एनिमल्स में अगर हमें सार्स-कोव-2 यानी कोविड वायरस डिटेक्ट करना है तो एलिसा किट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाइना ने रिलीज किया है वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून, यानी मून का जो सबसे डिटेल्ड मैप है वो चाइना ने रिलीज किया है। ठीक है, अगर हम डिटेल पढ़े तो चाइना ने रिलीज कर दिया है एक न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। चंद्रमा का एक बहुत ही अच्छा मैप चाइना ने लॉन्च कर दिया है, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से लूनार सरफेस की बहुत ही डिटेल्ड इमेजिंग आपको देगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनमिन भी है, और इसके प्रेसिडेंट श्री जी जिनपिंग है। ठीक है, जी जिनपिंग है। तो ये थी आज की न्यूज। आई होप आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा है और आपको समझ में आ गया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।